हाय एंड वेलकम टू अवार्ड विनिंग CHTS रेडियो दिल से। मैं हूं आरजे रिश्मा। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे संगीत के जादूगर जो न केवल भारत में ही बल्कि वैश्विक स्तर पर भी धूम मचा रहे हैं। तुषार लाल, द फाउंडर ऑफ द इंडियन जैम प्रोजेक्ट, एक यंग एंड डायनामिक म्यूजिक कंपोजर हैं, known for his unique fusion of Indian classical and Western classical music. Winner of the prestigious दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड, तुषार के YouTube पर उनके काम को 100 मिलियन से भी अधिक बार देखा जा चुका है और उनके आधे मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उनके संगीत को फोर्ब्स, BBC, रोलिंग स्टोन और ABC न्यूज जैसे मीडिया दिग्गजों पर प्रदर्शित किया गया है। Tushar has orchestrated music for India's magnum opus Brahmastra and has been featured alongside Hans Zimmer and Billie Eilish in the Bond music documentary Sound of 007. उन्होंने हाल में ही Amazon की मर्डर डॉक्यूमेंट्री डांसिंग ऑन द ग्रेव में संगीत निर्देशक के रूप में भी काम किया है और वर्तमान में जियो स्टूडियोज और नेटफ्लिक्स के लिए 3 आगामी फिल्मों पर काम कर रहे हैं। Tushar has been extensively studying the parallels between Indian and Western classical music for over a decade और इसे अपने मूल संगीत में लागू कर रहे हैं। He has studied music production under Grammy Award winners Chris Gehringer and Daniel Watt in New York. फिल्म संगीत रचना के अलावा तुषार also tours globally with his act, the Indian Jam Project, and runs a 360 solution audio production house, Lal Music House, which has taken on some of the biggest annual and global ad film campaigns for brands like Google, Tata Trust, Nykaa, and more. Please welcome Tushar Lal, जिनके कंपोज्ड गाने फॉर द अपकमिंग फिल्म जो तेरा है वो मेरा है ने सोशल प्लेटफॉर्म्स पर धूम मचा दी है। सो तुषार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इन द स्टूडियो ऑफ CHTS रेडियो दिल से। जी, थैंक यू सो मच। आई थिंक इंट्रो मेरा काफी भारी हो गया बट थैंक यू सो मच। I know you have lots of credits to your name and big achievement. How do you feel, when you look at yourself, how much you have done throughout? नो, आई थिंक हम सब लोग को यही लगता है कि हम कॉन्स्टेंटली सीख रहे हैं, तो आई थिंक रुक के पीछे देखना कि कितने आगे आ चुके हैं, आई थिंक ये हो नहीं पाता। मतलब ये करना चाहिए, आई थिंक कभी कभी सोचना चाहिए कि you have done some things in life, but I think we are in such a constant state of learning कि you're not really able to process it. Yes. तो I think हाँ, कभी हो सकता है 10-20 साल बाद I'll actually stop. एक बार पीछे उड़ के देखूंगा like what all has happened. I think that'll help a lot. Yeah, and yes, true. Okay, आप अपने संगीत के सफर में बताएं, आप what inspired you to start the Indian Jam Project? इंडियन जैम प्रोजेक्ट एक्चुअली मैं जब छोटा था तो मेरे दोनों माँ बाप हमारे घर में मम्मी मेरी बेगम अख्तर और फरीदा खानम जी इन लोगों का म्यूजिक सुनती थी और मेरे पापा आबा और बीटल्स सुनते थे। तो आई थिंक जब से मैं 4 साल का था मेरे सर में एक मतलब दोनों दुनियाएं एक ही है। तो आई थिंक जब मैं बड़ा हुआ और मैंने मतलब दोनों ही चीजें सीखी, वेस्टर्न क्लासिकल और इंडियन क्लासिकल, तो मुझे बहुत सारे पैरेलल्स दिखे और मुझे बैकग्राउंड स्कोर्स बहुत पसंद है। तो मुझे लगा कि एक ऐसा स्पेस होना चाहिए जहाँ पे इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स और वेस्टर्न क्लासिकल स्कोर्स मतलब दोनों कंबाइन हो रहे हैं और मतलब कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे हैं। तो आई थिंक वो नोशन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। फिर मैंने सोचा कि अगर कोई नहीं कर रहा है तो हम लोग शुरू करते हैं। आई थिंक व्हेन वी स्टार्टेड वो बहुत ही एक नॉवल आइडिया था, मतलब थोड़ा फर्स्ट मूवर एडवांटेज हम लोग को मिल गया। आई थिंक वी वर लाइक द फर्स्ट वंस टू एक्सपेरिमेंट लाइक दैट एंड then I think it worked out very well. And there was no looking back. Yeah, I guess. Yeah. और आपने बहुत यंग उम्र से म्यूजिक सीखा है। जी हाँ, मतलब मैंने म्यूजिक सीखना मतलब मैंने इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू किया जब मैं 4 साल का था तब से। और आई थिंक फॉर्मल एजुकेशन मैं मतलब 16 साल तक सुन के ही बजा रहा था। तो मैंने 16 साल तक ट्रेनिंग ली नहीं थी, पर उसके बाद मुझे म्यूजिशियन से बात करने में प्रॉब्लम होती थी। तो फिर मैंने सोचा चलो सीख लेते हैं, आई थिंक उससे फायदा ही होगा, बात करने में आसानी होगी, लोगों से किसी को समझाना है क्या बजाना है उसमें आसानी होगी। True.
So, who are your जी biggest musical influences, both from Indian classical and Western classical? हिंदुस्तानी क्लासिकल में मुझे पंडित निखिल बैनर्जी, उनका सितार, पंडित राम नारायण जी, उनकी सारंगी. Then obviously we have the legend like Zakir Bhai, like he's Ustad ji, his tabla. I really like listening to them in my free times. और मतलब हिंदुस्तानी में मतलब मेरी ट्रेनिंग उतनी भी मतलब उतना इन डेप्थ मैंने हिंदुस्तानी नहीं पढ़ा है जितना मैंने वेस्टर्न क्लासिकल पढ़ा है, बट मुझे इन लोगों को सुनना बहुत पसंद है. आई थिंक काफी इंस्पायर होता हूँ मैं. और वेस्टर्न क्लासिकल में ऑब्वियसली मतलब स्कोरिंग वर्ल्ड से लाइक आई रियली लाइक हांस जिमर, क्रिस न्यूमैन. अभी एक नए कंपोजर आए लडविग गोरांसन, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनका म्यूजिक भी मुझे बहुत पसंद है सुनना. मतलब हाँ, ये कुछ मेरे इंस्पिरेशन है अभी करंट टाइम में. मतलब आप अगर स्पॉटिफाई पे मेरी प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको ये सारे लोग मिलेंगे. Yes. Okay, how do you approach the fusion of Indian and Western classical music in your compositions? तो जैसे अगर इंडियन जाम के लिए मैं कर रहा हूँ तो बहुत सारे पीसेस ऐसे होते हैं जो राग से नेचुरली कोइंसाइड कर जाते हैं. तो जैसे अगर आप जेम्स बॉन्ड को एज अ कॉम्पोजिशन देखें और मधुवंती को एज अ राग देखें तो काफी पास है, सेम जोन में है, तो फिर फ्यूजन करना आसान हो जाता है. कुछ कुछ टाइम ऐसा होता है कि राग के पास लाने के लिए कुछ नोट्स चेंज कर सकते हैं. सो जैसे हम लोग ने कोल्डप्ले का एक गाना है फिक्स यू, तो उसका जो एंड का रिफ है उसमें अगर हम एक कॉर्ड चेंज करें तो वो फिर नट भैरव राग पे बैठ सकता है. तो मतलब अलग अलग तरीकों से ट्राई करना पड़ता है. कभी कभी हम किसी राग से इन्फ्यूज नहीं कर रहे, हम मोस्टली उससे, जैसे हमने एक होटल कैलिफोर्निया का कवर किया था तो हम लोग उसे सीधा सीधा बजा देते हैं इंस्ट्रूमेंट्स पे, बट वो भी काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मुझे लगता है हिंदुस्तानी क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में एक धारणा बनी कि बहुत ही रेजिमेंटल और मतलब सिर्फ राग ही प्ले कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है. ऑब्वियसली मतलब बहुत वर्सेटाइल है हिंदुस्तानी क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स. तो मैं चाहता था कि मेरी एज के लोगों को स्पेशली ये वर्सेटिलिटी दिखे, एंड देन मैं चाहता था कि इंडियन जाम के थ्रू वो एक्चुअली अगर हिंदुस्तानी क्लासिकल सुनना शुरू कर दे तो बहुत ही अच्छी बात होगी. तो मैं चाहता था एक अगर वो मीडियम बन सके तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारी जनरेशन के लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत शॉर्ट है. पर मुझे लगता है अगर हैरी पॉटर कोई सारंगी पे प्ले कर रहा है तो दे विल नेचुरली बी इंटरेस्टेड एंड दे विल स्टार्ट गेटिंग इंटरेस्टेड इन सारंगी. देन उसके बाद दे मे बी probably they'll start listening to a sarangi artist. So that is the intent. Okay, can you you have worked on some of very interesting projects like Brahmastra and Bond music documentary Sound of 007. So can you share your experience of working on these projects? बहुत I mean I think मैं जब डांसिंग ऑन द ग्रीव पे काम कर रहा था तो मुझे फिर चेन्नई में था मैं, वहां मैं अपने सारे दोस्तों के साथ काम कर रहा था. तो वहां मुझे दादा की टीम से कॉल आया था, प्रीतम सर की टीम से कॉल आया था, और उन्होंने फिर मैं बॉम्बे में आया, मैंने मीटिंग की. तो आई थिंक मेरी उनसे बहुत ही मतलब वो तो बहुत ही स्वीट और सपोर्टिव है. तो मैंने उनसे जब बात की थी तो उन्होंने मुझे बोला था कि जो इंडियन जाम में तुम हॉलीवुड स्कोर के साथ कर रहे हो, ट्राई डूइंग समथिंग सिमिलर विद ब्रह्मास्त्र का स्कोर आल्सो. तो आई थिंक उन्होंने मुझे बहुत फ्रीडम भी दिया काम करने के लिए इन अ फ्री स्पेस. एंड देन हाँ, आई थिंक बहुत ही इंटेंस, बहुत ही हेक्टिक था 3 महीना. आई थिंक मतलब कितनी रात पर हम लोग सोए नहीं है. लाइक वी ऑल ऑफ अस लाइक वी आर वर्किंग वेरी वेरी हार्ड, बट आई थिंक उसका एंड आउटकम बहुत अच्छा था. एंड आई थिंक ऑल्सो फॉर जेम्स बॉन्ड, आई मीन दे हैड जेम्स बॉन्ड में एक्चुअली हमने जो एक वर्जन किया था अपने चैनल पे वो उनको पसंद आ गया और उन्होंने बोला कि हम एक्चुअल बॉन्ड म्यूजिक पे जो डॉक्यूमेंट्री बन रही है उसमें रखना चाहते हैं, क्योंकि बॉन्ड म्यूजिक के ओरिजिन्स इंडियन है. तो आई थिंक उस एंगल से उन्हें हमारा वीडियो पसंद आया. तो पर आई थिंक वो भी काफी मतलब अच्छी बात थी, क्योंकि मेरे जितने भी आइडल्स हैं जैसे रेडियो हेड है, हांस जिमर है, वो सारे उस डॉक्यूमेंट्री में. मुझे अच्छा लगा कि मतलब हम लोग का भी चेहरा उस डॉक्यूमेंट्री में. तो that was a great achievement. What was it like to be featured alongside legends like Hans Zimmer and Billie Eilish?
Yeah, I mean, as I said, like, उसी documentary में, I mean, I think we felt really nice कि someone's also repping India in the Bond music picture. Mm-hmm. तो क्योंकि Bond music के वो सारे influences describe कर रहे थे, तो हमें जब पता लगा कि like they also want to represent India क्योंकि origins Bond music के India से हैं, तो I think we made a very good case and हम मतलब अच्छा था कि हम वहाँ पे इंडिया को represent कर रहे थे क्योंकि जेम्स बॉन्ड की legacy बहुत मतलब बहुत decades old है, तो हमें अच्छा लगा कि we could contribute to that. Yes, yes. Um, आपने अभी कंप्लीट की है Amazon की डॉक्यू सीरीज डांसिंग ऑन द ग्रेव एज अ म्यूजिक जी डायरेक्टर, सो व्हाट वाज यूनिक अबाउट दिस प्रोजेक्ट? हाँ, तो डांसिंग ऑन द ग्रेव एक्चुअली एक बहुत ही मतलब डार्क और बहुत ही अच्छी वेल मेड डॉक्यू सीरीज है जो बेसिकली एक शकीर खलीली करके मोहतरमा थी, उनको जिंदा दफना दिया गया था। इस चीज के बारे में डॉक्यूमेंट्री है। वो बहुत ही डार्क सब्जेक्ट है ऑब्वियसली, मतलब जो भी दिख रहा है थोड़ा मतलब प्रिपेयर मेंटली प्रिपेयर होके देखे, बट आई थिंक हाँ, डॉक्यू सीरीज इन जनरल मतलब फिल्म से बहुत अलग है क्योंकि नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पर आई थिंक जो मुझे उसमें म्यूजिक बनाना था वो बेसिकली मेरा ब्रीफ था क्रम्बलिंग एरिस्टोक्रेसी, मतलब वो रॉयल रॉयल बैकग्राउंड से थी, तो रॉयल्टी का डाउनफॉल था थीम और उनकी डेथ। तो इसके बीच में फाइन लाइन ढूंढना और फिर वहां से म्यूजिक बनाना, तो ये मुझे चीजें बहुत इंटरेस्टिंग लगी। और डार्क है, मतलब काफी डार्क है पर ट्रैजिक भी है, और मुझे ट्रैजिक और सैड स्पेस इन जनरल बहुत पसंद है, तो मुझे मजा आया काम करने में। Can you give us a sneak peek into your upcoming projects with Geo Studios and Netflix? जी, तो मतलब जियो स्टूडियोज ऑब्वियसली लाइक द फिल्म दैट वी डन, इट्स रिलीजिंग अभी 28 सितंबर को। Yes. एंड आई मीन आई रियली फाइंड द फिल्म वेरी फनी, मतलब मैं जब पहला कट देखा था तो मैं हंसी रहा था, तो दैट्स ऑलवेज अ गुड साइन। एंड इट इज स्टारिंग लाइक लाइक आई थिंक बोथ परेश रावल एंड अमित सियाल आर सच लेजेंड्स, एंड Yes. उन कितनी लेगेसी है उनकी, मतलब परेश सर की तो मतलब उन्होंने कितने ही साल कितने लोगों को हंसाया। एंड द डायरेक्टर एंड द राइटर आर आल्सो वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन। राज त्रिवेदी इसके डायरेक्टर हैं, और आदित्य रावल परेश जी के बेटे हैं, ही हैज रिटन इट। एंड राइटिंग लाइक रियली स्टैंड्स आउट। आई मीन आप जब फिल्म की राइटिंग को देखेंगे, लेकिन ही डन सच एन एक्सेप्शनल जॉब, एंड द वे राज हैज शॉट इट, लाइक he's really caught the nubs of like how brokers operate in like a middle class setup, and उसके अराउंड उन्होंने like इतने nuanced तरीके से he's made the entire film. I think it's a really good watch, and like I would definitely pick it on a Sunday to watch with my family. So हाँ, ये Geo Studios के साथ, and with Netflix like I'm working on another film which has been announced. It is starring Khushi Kapoor and Ibrahim Ali Khan. Okay. And this is called Nadania. I think it just got announced, and I'm doing Nadania ka background score. So that will all that's a Gen Z rom com again. Like the director is a star, like Shauna Gautam directed it, and like she's again like exceptionally talented. मतलब मूवी देखने में मुझे बहुत मजा आता है, वो जो भी बनाती है मुझे देखने में बहुत मजा आता है। तो इन दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए लाइक आई एम वेरी एक्साइटेड इन द अपकमिंग लाइक 3-4 मंथ्स। Yeah, we are also waiting for this movie, जो तेरा है वो मेरा है, because I have जी also heard that it is a very good comedy. तो मेरा अगला क्वेश्चन इसी से ही रिलेटेड है कि what inspired the musical themes in this film? जो तेरा है वो मेरा है, this film I'm talking about, yeah. मतलब ये एक कॉमेडिक फिल्म है, सो आई थिंक इसका पूरा साउंडस्केप विल रिफ्लेक्ट एवरी इमोशन। सो लाइक आई थिंक द सॉन्ग आई डिड विद कैलाश खेर, लाइक that is a hardcore comedic song. आप उसकी lyrics सुनो, instrumentation सुनो, so it's very, and उसको लिखा भी, I think lyricist, his name's K.S. Abhishek, like he's really killed it in that song. I think उन्होंने इतने इतने फनी तरीके से लिखा है, मैं उसको पोएम की तरह भी पढ़ूंगा तब भी मुझे हंसी आ जाएगी। Yeah. और फिर एक सॉन्ग है जो मतलब हसरतों के बारे में है, तो दिले नादान हो गया, कि आप कभी कभी रियलिटी में हो, कभी आप डी ड्रीम कर रहे हो। तो आई थिंक वो सॉन्ग आज ही मैंने अपने इंस्टाग्राम पे उसको पोस्ट किया है, ये समझाते हुए पूरा प्रोसेस की
जैसे जब आप डे ड्रीम करते हो किसी और जगह चले जाते हो। आई थिंक हाँ मतलब काफी इन सारी थीम्स को कवर करते हुए हम लोग ने म्यूजिक और स्कोर भी इसका वैसे ही बनाया था। तो आई थिंक लाइक if you hear the album of the film, like it's not just one track. Like Mhm. you'll see a spectrum. You'll see a spectrum across which tracks are spread. So I think like that is I mean मुझे इसलिए बहुत मजा आया काम करने में। अगर मुझे बोलते सिर्फ कॉमेडिक है तो मैं मजा आता है, बट मतलब मैं थोड़ा नैरो जोन में रहता क्योंकि मुझे एक पूरा स्पेक्ट्रम दिया कि इसमें ये भी है, हसरतें हैं, देन डिजायर्स है, there's a law, tragedy also थोड़ा सा minor. So I mean I really enjoyed the process there. मुझे तो, मजा आया because it was a spectrum. तो इसी फिल्म के गानों में से कुछ दो लाइनें सुना दीजिए हमारे लिसनर्स के लिए। So actually, like I would actually leave the singing to Kailash ji in Osho, and I'm not I'm not really. I mean, I'm the composer of the film, so आपका कनेक्शन पुअर हो गया आई गेस। मेरे पास that I would have like definitely done. हाँ, आपका कनेक्शन बीच बीच में कट रहा है, सो मे बी इफ Oh, you sit at one place, it would be better, I guess. So coming to the next question, can you hear me, Tushar? Hello? hello. Yeah, can you hear Is me? it better now? Yeah. I can. Yeah. Yes. So आपने सीखा है from Grammy Award winners Chris Gehringer और Daniel Watts से. So how has this training influenced your music? मतलब मैं उनके अंदर सीख रहा था जब मैं न्यूयॉर्क में अपनी पढ़ाई कर रहा था, और आई थिंक दोनों ही मतलब आई थिंक उन्होंने मुझे मेरे फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से साफ किए। तो कुछ लोग होते हैं जो आपको गाना बनाना सिखाएंगे, कुछ होंगे जो आपको थ्योरी सिखाएंगे जिससे कि आप कोई भी गाना बना लो। आई थिंक उन्होंने वो इतनी अच्छे तरीके से जो थोड़ी अच्छे से रख दो कुछ भी जो सीख रहे हैं उसको, मतलब आई थिंक उससे बहुत फायदा होता है। देन बेसिकली इट प्रिपेयर्स यू टू वर्क ऑन एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो आई थिंक जब मैं न्यूयॉर्क में था मुझे उनके अंदर काम करने को मिला, तो आई थिंक ये चीजें इन चीजों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे लगता है ये तो मतलब अच्छा हुआ कि मैंने उनके अंदर सीखा और फंडामेंटल्स अपने साथ किए। So how do you balance your classical roots with contemporary music trends? That is a very good question. क्लासिकल देखिए, क्लासिकल कहीं जा नहीं सकता है। आई मीन बिकॉज क्लासिकल इज एसेंशियली एक ढांचा है। आई थिंक हर राग एक ढांचा है और उसमें ऊपर जाने के रूल्स है, नीचे जाने के रूल्स है। तो आई थिंक अभी जितना भी म्यूजिक आ रहा है, मैं हार्डकोर कमर्शियल म्यूजिक की बात नहीं कर रहा हूँ, बट कुछ बहुत अच्छे गाने आई थिंक वो सारे कहीं ना कहीं इन अ लाइट वे, इन अ सेमी वे और इन लाइक अ हार्डकोर वे दे आर बेस्ड ऑन क्लासिकल। तो क्लासिकल की झलक तो आपको हर जगह दिखेगी। तो आई थिंक मैं कभी इसके बारे में ऐसे नहीं सोचता कि दिस इज अ फ्यूजन और मतलब मुझे मर्ज करनी है चीजें, क्योंकि मैं इसको ऐसे सोचता हूँ कि हर चीज उसी से आ रही है। तो मतलब मेरा आर्ग्यूमेंट ऐसा रहता है कि मतलब एज लॉन्ग एज यूर डूइंग जस्टिस टू लाइक द क्लासिकल पार्ट ऑफ इट, मतलब जहां से आया है वहां, एज लॉन्ग एज लाइक इट्स सेफ, देन इट्स फाइन. I don't necessarily think in terms of like merging or like fusion or something like that. So, you toured globally with the Indian Jam Project. So, what has been your most memorable performance so far? I think हम लोग ने अभी जर्मनी का टूर किया था थोड़े महीनों पहले, एंड आई थिंक दैट वाज वेरी, वो मुझे हमेशा याद रहेगा क्योंकि हम जर्मनी की मेजर सिटीज में भी नहीं बजा रहे थे। हम ऐसा नहीं म्यूनिक या हैम्बर्ग या बर्लिन में प्ले कर रहे हैं, हम लोग सोलिंजन, लिंजन, पापेनबर्ग, छोटी छोटी शहर थे वहाँ के, वहां बजा रहे थे। तो वहां पे भी काफी लोग आए थे देखने। तो हम लोग उससे मतलब बहुत खुश थे और बहुत इम्प्रेस थे कि मतलब एक ऐसी फीलिंग है कि म्यूजिक इज ट्रूली यूनिवर्सल, एंड आप जहाँ पे भी जाओगे लाइक यू विल फाइंड people who are interested in what you do. Yeah, so my next question is related to this. How do audiences from different cultures they respond to your music?
I think काफी like they're very supportive and very appreciative. और मुझे हमेशा कहीं ना कहीं डर लगता था कि अगर लोग प्योरिटन्स तरीके से सोचे, जैसे हम अगर सारंगी या सितार पे स्टार वार्स बजा रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कैन नॉट लाइक इट, बट आई थिंक जहां तक यूट्यूब पे हमने देखा है, मतलब द पीपल आर वेरी सपोर्टिव एंड अप्रिशिएटिव. आई थिंक हमारी पूरी जनरेशन इज लाइक दैट, लाइक दे आर ओपन टू चेंज, एंड as long as it sounds good and as long as it, मतलब वो उसकी तौहीन नहीं कर रहा है किसी तरीके से. Yes. Like as long as we are playing well, we are in pitch, we are playing tight, I think no And one it's really the heart. objects. Yeah. Yeah. So, tell us about Lal Music House and some of the notable ad film campaigns that you have worked on. जी, तो मैं मतलब obviously I love doing ads also, क्योंकि it really puts your creativity to a test. मतलब आपको you have to turn around something in 2 days, 3 days. जैसे गाने बनाने के लिए हमेशा टाइम रहता है, यूट्यूब वीडियोस के लिए हमेशा टाइम रहता है, बट इफ समवन गिवन यू एन एड, यू हैव टू फिनिश इट इन 48 hours. So I think there, I recently did the Sambhav anthem for Amazon, and I had a lot of fun working on it, क्योंकि हमें एक हफ्ते में पूरी चीज खत्म करनी थी. And Romy जी ने गाया है, like he's again like a terrific singer. And it really puts your it really puts you to a challenge, and then you take the challenge. And बहुत बार अगर आपके पास ज्यादा टाइम होता है, you don't do something well, because you really expand on your thoughts and everything, you start intellectualizing everything. और intellectualize जब आप करते हो ना, उससे आपको आपकी म्यूजिक को डेप्थ मिलता है, बट ऑफन म्यूजिक नीड्स अ स्टेट ऑफ फ्लो, एंड intellectualizing music often messes with the state of flow, at least for me. तो मुझे लगता है अगर मुझे किसी ने 2-3 दिन बनाए ट्रैक, 2-3 दिन में ट्रैक देना है, तो आई डोंट हैव एनी ऑप्शन टू बट टू बी इन अ स्टेट ऑफ फ्लो. तो फिर मैं खुश हो जाता हूँ कि मतलब मुझे लगा ये तो बहुत अच्छी चीज है कि हमें 3 दिन में खत्म करना है, चैलेंज है. और आई थिंक इसी वजह से आई डन अ लॉट ऑफ स्टफ फॉर गूगल. उनका इवेंट होता है गूगल फॉर इंडिया प्रगति मैदान में. आई डू दैट एवरी ईयर ऑलमोस्ट फॉर देम. Then Amazon ka Sambhav campaign, we've done work for Tata Trusts and everything. But yeah, ads are also fun. I do enjoy doing them. So how do you see evolution of fusion music in the coming years? How do I see? The evolution of what? fusion music in the coming years. I think definitely we'll see genres colliding in a way which we wouldn't have expected otherwise. मतलब हमें बहुत ही सरप्राइज होगा. मुझे लगता है कि there is a huge opportunity between maybe techno and Hindustani classical. And अभी साथ में है, मतलब there are artists who are doing that, but I think एक point आएगा जब ये mainstream हो जाएगा. So I think in terms of interoperability of genres and how things work there, I think वो बहुत interesting space होगा in terms of evolution of music. Yeah. So what are your future aspirations in music industry? Any dream projects or any dream collaborations? Sorry, I think your voice will be... Hello? Yeah. What are your future aspirations in the music industry? Any dream projects or collaborations? मतलब I actually don't really... मेरे लिए success, I don't think it's linear for me. It's just honesty. So as long as I get to do stuff in an honest way, और वो honesty reflect कर जाए, and I think वही honesty है जो लोगों से connect भी कर जाती है. तो जब तक मुझे वो करने को मिल रहा है, तब तक I'm very happy. मतलब I don't want to be the most streamed artist on Spotify or something like that. मतलब I don't think about success in those terms. I would rather be someone who's just who's moderate, but who's done really good and honest work. And मेरा intent अगर थोड़ा unadulterated तरीके से दिखे जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसमें, तो I'm more than happy. And हाँ, मतलब मुझे उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए. So my aspiration would be to stay honest.
Yes. What advice would you give to a young aspiring musicians who look up to you? सेम थिंग एक्चुअली, मतलब मुझे लगता है कि हम जो हमारे बाद म्यूजिशियंस आएंगे, कंपोजर्स आएंगे, उनको अबंडेंस से उनकी लड़ाई होगी। तो मुझे लगता है क्योंकि इतने लोग म्यूजिक बनाना शुरू कर देंगे, इतने लोग गाना शुरू कर देंगे, तो मुझे लगता है अबंडेंस को एक ही चीज काटती है, वो है ऑथेंटिसिटी। एंड आई थिंक एज लॉन्ग एज वो ऑथेंटिक है एंड अगर उनके काम में उनका इंटेंट झलक रहा है, उनकी ऑनेस्टी झलक रही है, तो उसको उसका कोई तोड़ नहीं है। आई थिंक अगर वो क्रैक कर लिया तो आप किसी भी इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सकते हैं। तो आई थिंक एज लॉन्ग एज दे डूइंग दैट, दे आर सेफ। Mhm. So, how do you stay motivated and inspired in your musical journey? I mean, honestly, the very honest answer would be like deadlines. So, क्योंकि sometimes, like, you know, we always take the liberty कि जैसे मुझे किसी ने बोल दिया कि फिल्म शुरू हो रही है पर अभी 3 महीना प्री प्रोडक्शन है, मैं 3 महीने कुछ काम नहीं करूंगा। बट मुझे किसी ने बोला है कि आपको 2 महीने में पूरा ट्रैक खत्म करना है, मैं मेरी क्रिएटिविटी अपने आप ऊपर आ जाएगी और मैं मतलब एक हफ्ते में अपने आप कंपोज करना शुरू कर दूंगा। तो आई थिंक स्टेट ऑफ फ्लो अचीव करने के बहुत सारे तरीके, बट आई थिंक deadlines like really do help because you put a target and you're bound by a lot of external factors like money, contracts and everything. अभी के लिए like you know that really helps me like you know because I'm lazy ऐसे, मतलब in general procrastinate करता हूँ मैं बहुत। पर अगर मेरे सामने कोई obligation है तो मैं मतलब definitely like you know I pay a lot of attention. Yeah. और अब कुछ rapid fire questions. So जी जी बिल्कुल। what's your favorite instrument to play? पियानो। Sorry? पियानो। Oh. A song you can't get out of your head. अभी एक रेडियोहेड का सॉन्ग है स्पेक्टर, मैं मतलब I'm currently obsessed with that song. Uh-huh. A musician you would like to collaborate with. Ludwig Göransson. What's the first song you ever learned to play? My Heart Will Go On, Celine Dion. What's your favorite movie soundtrack of all time? Wow, very tough. Maybe Interstellar. Yeah, I think Interstellar really hits home. Mhm. Do you have a favorite place to compose music? It's my room only. Like I like where I practice and play music. Mhm. What's your go-to comfort food when you are working late in the studio? हाँ, मैं बोल रहा था मुझे दाल के पराठे बहुत पसंद है। Okay. पर वो हर टाइम अवेलेबल नहीं होते, बट जब होते हैं तो मतलब आई दैट्स माय कंफर्ट फूड। Comfort food. If you could score a soundtrack for any movie, past or present, which one would it be? I think Knives Out. I would have loved to score something for Knives Out. What's the most unusual instrument you have ever used in a composition? Bagal Bacha. एक percussive instrument है Bagal Bacha. I think the song that we did with Kailash Kher, उसमें you'll hear it. Okay. Okay. Do you prefer working on solo projects or collaborations? I don't mind either. मतलब I don't have a problem with either. Mhm. What's the most inspiring place you have visited on tour? On tour, I think Korea. Uh-huh. हम लोग सोल गए थे and we were playing a bunch of shows there. I really like Seoul. मुझे वो शहर मतलब बहुत पसंद है। If you could perform anywhere in the world, where would it be? Maybe London, like a prestigious venue in London. I would love. India में मुझे NMACC target था कि like you know I hope we get to perform there someday. But we already like played there. So I mean now I think it's like London. तो अब आप ऐसी बात बताएं कोई एक जो लोगों को आपके बारे में जानकर बहुत आश्चर्य होगा. People, you know, would be surprised to know about you. आश्चर्य. हाँ, I think this would be very surprising for some people कि मैंने 16-17 साल तक I didn't know anything about music theory. Oh. तो मतलब मुझे सरगम नोट्स किसी भी चीज का नाम नहीं मालूम था क्योंकि मैं 16 साल तक सिर्फ सुन के बजा रहा था.
एंड मैंने म्यूजिक थ्योरी इसीलिए सीखी क्योंकि मुझे लोगों से बात करने में प्रॉब्लम हो रही थी। किसी म्यूजिशियन को कॉर्ड बताना है या सरगम बताने हैं तो मुझे वो लैंग्वेज बैरियर हो रहा था। अगर वो नहीं होता तो मैं वो भी नहीं सीखता। अगर आप संगीतकार नहीं होते तो आप कौन सा करियर अपनाते? तो मैं संगीतकार ही होता हमेशा। मैं ढूंढ लेता किसी तरीके से। You cannot think of anything else, right? Nothing, there's nothing. What is music for you? Music for me is a state of flow. I think it's like meditative, it's state of flow. It's something मतलब इट्स लाइक अ हायर पर्पस मुझे लगता है। जब मैं म्यूजिक प्ले करता हूँ तो आई जेन्युइनली एंड रैशनल। तो मुझे जब व्हेन आई प्ले समटाइम्स इंस्ट्रूमेंट और आई फील थिंग्स, मुझे लगता है यार ये कैसे हो रहा है। तो इट्स द ओनली थिंग व्हिच आई कांट एक्सप्लेन। आई थिंक दैट्स व्हाई आई एम कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू डू I love asking this question from everybody. इट। If you could have dinner with any three musicians, dead or alive, who would they be? I think definitely Sir John Williams. Like he'd be my number one. Then also Hans Zimmer. Like I'm such a big fan of that. And Rahman Saab also. मतलब he obviously like everyone would. Are you a morning person or a night owl? I'm a night owl. I'm a night owl. Coffee or tea? Neither. Mountains or beaches? Mountain. Favorite book or author? I think Sapiens. Mm-hmm. No, actually, once again, I think the Almanac of Nawal Ravikant. Okay. तो मतलब I think that's what the title is. मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, but I really that book has really set some foundations in my head. Mm-hmm. Who is your biggest inspiration outside the music world? Wow. My wife. Mm-hmm. My wife. Yeah, and she inspires me like quite a lot. What's the best piece of advice you have ever received? That every great piece of work is just a good piece of work. Mm-hmm. And what's a quote or mantra you live by? What's a quote or mantra? जवाब मालूम होने और जवाब तक पहुंचने में जवाब तक पहुंचना मालूम होने से ज्यादा जरूरी है। Mm-hmm. And मेरे को आपका जो सरप्राइजिंग लगा, a thing to know about you, surprising thing to know about you was that you are neither a coffee person nor a tea person. Because जो लोग बहुत देर तक काम करते हैं, बहुत long hours काम करते हैं, they are either a tea person or a coffee person, but you are not. So that was the most surprising thing to know. No, neither. Okay, thank you Tusharji for being with us. Thank you so much. Please मुझे बताइएगा whenever this is out, I'd love to see जहाँ पे भी wherever I can tune in to like Sure. And हमारे listeners का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए. And we were in conversation with musical prodigy Tushar Lal, who is making waves both in India and globally for his even for his upcoming film जो तेरा है वो मेरा है, उसके म्यूजिक के लिए भी इन्होंने धूम मचा रखी है. नेक्स्ट हम मिलेंगे एक और खास मेहमान के साथ जल्द ही. तब तक के लिए बने रहे CHDS रेडियो दिल से के साथ टू लिसन टू सॉन्ग्स 24/7 विद RJ Rishma. थैंक यू.